Hi friends, how are you? As we know, every day we discuss current affair in MCQ form. तो let us start. हमारा पहला क्वेश्चन है, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। QCO के तहत आने वाले उत्पादों के निर्माण, आयात या बिक्री के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। QCO भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय विभाग जारी करते हैं। QCO जारी होने के बाद अधिसूचित उत्पादों को प्रासंगिक भारतीय मानकों की शर्तों का अनुपालन करना होता है। अब इनमें से कितने कथन सही हैं, हमें इस पे बात करनी है। केवल एक कथन, केवल दो कथन, सभी तीन कथन या कोई नहीं, तो इनमें से सभी कथन सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही है। अब हम लोग इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में एक अधिसूचना जारी करी गई है QCOS के संदर्भ में कि 1 जुलाई से जो 24 फुटवियर उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू होंगे। ठीक है, तो इसी संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहला जो है हम लोगों ने पहले ही देख लिया था स्टेटमेंट में कि ऐसे जो उत्पाद है जो कि QCO के अंतर्गत आते हैं, उनके निर्माण के लिए, बिक्री के लिए या आयात के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। लघु और सूक्ष्म उद्योगों को ये जो लाइसेंस प्रक्रिया है, इसके कार्यान्वयन के लिए क्रमशः 1 जनवरी 2024 तथा 1 जुलाई 2024 तक का समय दिया गया है। QCO भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय और विभाग जारी करते हैं, यह हमें ध्यान देना है। इन आदेशों को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है। तो अलग अलग मंत्रालय और विभाग जारी करते हैं। जिन विभागों या जिन मंत्रालयों से संबंधित उत्पादों के बारे में इसे जारी करना होता है, उससे संबंधित मंत्रालय जारी करते हैं। QCOS जारी होने के बाद अधिसूचित उत्पादों को प्रासंगिक भारतीय मानकों की शर्तों को पूरा करना होता है। जो उनसे संबंधित जो मानक हैं उनको पूरा करना होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम BIS द्वारा शुरू करी गई कुछ पहलों के बारे में बात करें तो पब्लिक कॉल फैसिलिटी, यह क्या है? तो यह एक वर्चुअल इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म है। क्या है? वर्चुअल इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य मानकीकरण की प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाना है और इस पे सभी जो इनके हितधारक होते हैं उनके दृष्टिकोण, फीडबैक, सुझाव इत्यादि ग्रहण किए जाते हैं और यह सभी कार्य दिवसों में खुला रहता है, सभी दिन यह खुला रहता है। दूसरा है मानक रथ। यह क्या है? यह विविध स्कूलों और कॉलेजों में स्थापित जो मानक क्लब होते हैं उनके मेंटर्स और छात्रों के लिए एक ऑनलाइन एक्सचेंज मंच है। चलिए अब BSI की बात कर ले हम लोग। BIS क्या है? तो यह भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह ध्यान रखना है कि QCOS कोई भी मंत्रालय जारी कर सकता है, कोई भी विभाग जारी कर सकता है, लेकिन जो BIS है यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। यह वस्तुओं के मानकीकरण, मार्किंग और गुणवत्ता प्रमाणन संबंधी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है और इसे BIS अधिनियम 2016 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में दर्जा दिया गया है। सांविधिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, यह सांविधिक दर्जा इसे प्राप्त है। चलिए अगर हम बात करें BIS द्वारा जारी किए गए, अगर हम प्रमाणन चिन्हों के बारे में बात करें तो चलिए ISI की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसका उपयोग भारत में औद्योगिक उत्पादों के मानकीकरण के लिए किया जाता है। जो भारत में औद्योगिक उत्पाद होते हैं, जो भी इनका प्रयोग किया जाता है, यह उनके मानकीकरण के लिए किया जाता है। यह ध्यान रखना है कि कुछ उत्पादों के लिए यह अनिवार्य है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के लिए, लेकिन कुछ उत्पादों के लिए क्या है, यह स्वैच्छिक है। ठीक, और चूंकि BIS द्वारा है तो निश्चित बात है कि BIS द्वारा यह प्रमाणित भी है। चलिए BIS हॉलमार्क
इसका नाम तो हम सबने सुना होगा, क्योंकि जो सोने और चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं के आभूषण होते हैं उनकी बिक्री के लिए हॉलमार्किंग प्रणाली है। और यह क्या परिभाषित करता है? यह उस धातु की शुद्धता को परिभाषित करता है। ठीक है, यह सत्यापित करता है कि जो आभूषण है वो BIS द्वारा क्या है, निर्धारित मानकों के अनुरूप है। चलिए, इको मार्क, इसके तहत पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की, जो पर्यावरण के लिए जो सहज है, इकोलॉजिकल फ्रेंडली है, ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, उनके अनुकूल उत्पादों की लेबलिंग की जाती है। इनमें उत्पादों की अलग अलग श्रेणियां शामिल होती हैं, जैसे साबुन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, पेंट हो गए, खाद्य पदार्थ हो गए, स्नेहक तेल हो गए, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिकल और इलेक्ट्रिक सामान हो गए। तमाम ऐसे सामान होते हैं जो कि पर्यावरण के अगर अनुकूल हैं तो उनमें इको मार्क किया जाता है। अब CRS देख लेते हैं, अनिवार्य पंजीकरण योजना देख लेते हैं। यह मेटी, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अनिवार्य पंजीकरण आदेश को अधिसूचित करते हैं। कौन करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय करता है और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसे मिलके करते हैं। और इन आदेशों के तहत उत्पादों के निर्माताओं को BIS के अंतर्गत पंजीकरण के लिए जो आवेदन करना होता है वो अनिवार्य होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे आर्ट्स एंड कल्चर से भी है और हिस्ट्री से भी है। और ये प्रश्न जो कि हाल ही में एक ऐसी घटना दर्ज करी गई है जो कि जो ऐतिहासिक आप कह सकते हैं कि व्याख्या है, उसमें बड़ा परिवर्तन, उसमें बड़े शोध को प्रस्तावित करती है, बड़े परिवर्तन को प्रस्तावित करती है। तो महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में गुंटूर जिले, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, कि ओरवा कल्लू नामक गांव में एक व्यक्ति द्वारा भूखंड की जुताई करते हुए मध्य पाषाण कालीन चित्र खोजा गया है। मध्य पाषाण कालीन चित्रों में आमतौर पर शिकार, संग्रहण और मछली पकड़ने जैसी दैनिक जीवन की गतिविधियों को चिन्हित किया जाता है या चित्रित किया जाता है। ये प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त लाल और काले जैसे अलग अलग रंगों का उपयोग करते थे। पहले हम इसका उत्तर देख लेते हैं, फिर क्या महत्वपूर्ण शोध होंगे, क्या महत्वपूर्ण इसके निहितार्थ है, हम इस पे बात करेंगे। तो महत्वपूर्ण उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक कथन, केवल दो कथन, सभी तीन कथन या कोई भी नहीं? तो इनमें से सभी तीन कथन सही हैं। ठीक है, तीनों सही हैं। अब देखिए, हम लोग पहले कथन पे बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो भूखंड की जुताई मतलब वह कृषि कार्य की ओर संदर्भित करता है। और कृषि जो है वह नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। कृषि कार्य नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषता है, जबकि यह चित्र मध्य पाषाण कालीन है। तो इसका मतलब उस समय कृषि कार्य होता था। अगर कृषि कार्य होता था तो निश्चित तौर पे वो स्थायी रूप से कहीं निवास भी करते रहते होंगे, क्योंकि खेती करेंगे तो निश्चित तौर पे उसकी सुरक्षा के लिए, खेती एक लंबी प्रक्रिया है, वह 2-3 महीनों का समय लेगी और उसकी सुरक्षा के लिए वो यहीं पे रहेंगे भी। और हो सकता है कि उनको उस समय ऐसे अनाज उगाते हो जो पकाकर भी खाते हो। ठीक है, तो इस आधार पे भी चेंज होगा। तो अच्छा, और जो तीसरा है, इसमें कुछ चीजें और हैं कि जैसे नीले रंगों का भी इनमें प्रयोग करते थे। अगर हम चित्रकारी की बात करें पाषाण काल में, तो उच्च पुरा पाषाण काल से चित्रकारी की शुरुआत होती है, उच्च पुरा पाषाण काल से। लेकिन सबसे अधिक जो चित्र मिलते हैं वो मध्य पाषाण काल के चित्र मिलते हैं। तो ये तथ्य आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ी हम बात कर लेते हैं। देखिए, गुंटूर जिले में पाया गया, ये हम लोगों ने देख लिया। अब वहां पे जो गुंटूर जिले में ये जो ओरवा कल्लू गांव है, वहां पे 5 गुफाएं हैं प्राकृतिक रूप से। ठीक, इनमें 2 गुफाएं मध्य पाषाण युग से संबंधित है और वो शैल चित्रों से अलंकृत हैं। मध्य पाषाण कालीन चित्रों में देखिए यहाँ पे लिखा है आमतौर पे, मतलब आप समझिए कि जो मध्य पाषाण काल तक के जो चित्र थे उनमें आमतौर पे वैसे ही मतलब आखेटक जीवन को ही दर्शाया जाता था। जैसे शिकार करना, संग्रहण करना, मछली पकड़ना, ये सभी आखेटक संग्राहक
जीवन शैली की ओर प्रदर्शित करता है। लेकिन यहाँ पे जो भूखंड की जुताई करते हुए चित्र बना हुआ है, ये प्रदर्शित करता है कि शायद उस समय खेती होने लगी थी। अगर खेती होने लगी थी तो स्थायी आवास भी वहाँ पे होता था। ठीक है, ये देखिएगा इसको। हालांकि ये तब तक, चूंकि अभी आप वही चीज मानिएगा, ये अभी खोजा गया है। ठीक है, ये अभी खोजा गया, जो पहले के तथ्य है वो सही है, लेकिन ये खोजा गया है तो इन पे शोध होगा, जो भी रिजल्ट आएगा फिर उसको अपडेट किया जाएगा इस आधार पे। लेकिन ये आप जानते रहिए, जैसे दैनिक जीवन की गतिविधियों को चित्रित किया गया है, मानव आकृतियों को अक्सर शरीर की अलग अलग बनावट के साथ चित्रित किया जाता था। साथ ही पूरा पाषाणकालीन जानवरों के चित्रों की तुलना में मध्य पाषाणकालीन युग के जानवरों के चित्र अधिक स्पष्ट है। यह ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है ये। मध्य पाषाण युग के जानवरों के चित्रों को आसानी से पहचाना जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो अधिक स्पष्ट हैं पूरा पाषाण काल की तुलना में, तो आसानी से पहचाना जा सकता है। जब आसानी से पहचाना जा सकता है तो यह भी बताया जा सकता है कि वो किस जानवर से संबंधित चित्र हैं। अगर बात करी जाए तो वो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त लाल और काले नीले जैसे रंगों का वो प्रयोग करते थे। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हीट वेव के संदर्भ में है। तो हीट वेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हीट वेव क्या है? वायु के उच्च तापमान की एक स्थिति होती है। इसे किसी क्षेत्र में वास्तविक तापमान के उच्च स्तर या सामान्य से बढ़कर किसी नियत तापमान तक पहुंचने के आधार पर परिभाषित किया जाता है। हीट वेव पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? तो हम लोग देखेंगे तो तीनों कथन सही है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। अब हम लोग हीट वेव के बारे में थोड़ी बात करेंगे। पहले ही हम लोगों ने देखा कि यह वायु के उच्च तापमान की स्थिति होती है। इसके सीधे संपर्क में आने पर मानव शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचता है या पहुंच सकता है। ठीक है, किसी क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें तो किसी क्षेत्र में जो वहां का वास्तविक तापमान का उच्च स्तर है या सामान्य से बढ़कर किसी नियत तापमान तक पहुंचने के आधार पर इसे परिभाषित किया जाता है। अगर हम लोग IMD की बात करें, भारतीय मौसम विभाग की बात करें, तो ये लू को इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि लू की स्थिति तब मानी जाती है जब किसी स्थान का अधिकतम तापमान, अगर मैदानी क्षेत्रों में बात करें तो कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक। अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पहुंच जाता है। तो ये IMD के अनुसार लू की स्थिति होती है। अब हम बात करते हैं सामान्य औसत तापमान में बदलाव के आधार पे हीट वेव किस तरीके से परिभाषित होता है। अब देखिए, हीट वेव सामान्य से 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर ये तापमान बढ़ता है तो इसे क्या माना जाएगा? हीट वेव माना जाएगा। लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी भी होंगी कि जो तापमान है वो 6.4 से अधिक भी बढ़ जाए। तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो उसे प्रचंड या गंभीर हीट वेव की श्रेणी में रखा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब हम वास्तविक तापमान के आधार पे अगर हम माने, ये देखिए किस आधार पे था, ये था सामान्य और औसत तापमान में बदलाव के आधार पे। अगर हम वास्तविक तापमान के आधार पे अगर हम इसे परिभाषित करें हीट वेव को, तो 4.5 डिग्री सेल्सियस मतलब 4.5 या 4.5 डिग्री सेल्सियस के बराबर या उससे अधिक। ठीक, और प्रचंड और गंभीर हीट वेव माने तो 4.7 डिग्री सेल्सियस के बराबर या उससे अधिक। ठीक, इसे हम हीट वेव मानेंगे वास्तविक तापमान के आधार पर। हीट वेव से निपटने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, इन प्रयासों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला जो है गर्मी से संबंधित बीमारियों पर राष्ट्रीय कार्य योजना। वर्ष 2021 में, चूंकि हाल के 2 वर्षों में हीट वेव की बहुत घटनाएं दर्ज करी गई हैं, तो इसी आधार पर इसे हाल ही में जारी किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किया था। यह हीट वेव गर्मी से संबंधित बीमारियों और उनके प्राथमिक से तृतीयक स्तर तक प्रबंधन से पैदा हुई चुनौतियों की एक रूपरेखा तैयार करती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, हीट वेव पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
के दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है। तो यह तथ्य भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ब्लू ओशन इवेंट BOE के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्लू ओशन इवेंट शब्दावली का प्रयोग एक काल्पनिक परिघटना को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसे परिदृश्य का वर्णन करता है जहां आर्कटिक में समुद्री बर्फ इस सीमा तक पिघल जाती है कि वह केवल छोटे या बिखरे हुए बर्फ के टुकड़ों के रूप में दिखाई देती है। ब्लू ओशन इवेंट आर्कटिक प्रणाली में एक क्रिटिकल टिपिंग पॉइंट को दर्शाता है। ठीक, उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? तो केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई नहीं? तो सभी तीन सही हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सभी तीन सही। देखिए UPSC CSC के जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें जो सबसे अधिक, अगर हम लोग एवरेज देखें तो सबसे अधिक जो प्रश्न होते हैं वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के होते हैं। इसलिए उसी के आधार पे हम लोग डेली करंट अफेयर्स में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई भी मुद्दा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को प्रभावित करता है तो उसे शामिल किया जाए, कम से कम उसे, क्योंकि इसका मतलब जो परसेंटेज है पूरे पेपर का 5वां हिस्सा ये है। ठीक है, इसीलिए तमाम जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इन्वायरमेंट से संबंधित उसको शामिल कर लिया जाता है, अधिकांश शामिल किया जाता है। चलिए इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो पहले ही हम लोगों ने बात किया कि यह एक काल्पनिक परिघटना है और किससे संबंधित है? तो आर्कटिक महासागर से संबंधित है और यह प्रदर्शित करता है कि आर्कटिक महासागर गर्मी के मौसम में बिल्कुल बर्फ मुक्त हो जाता है और ऐसे बर्फ जो कि इस सीमा तक यहाँ पे बर्फ पिघल जाता है कि बर्फ केवल छोटे टुकड़ों में या बिखरे हुए टुकड़ों में दिखाई देते हैं या पूरी तरीके से बर्फ मुक्त महासागर बन जाता है। चलिए, जो ब्लू ओशन इवेंट होता है वह आर्कटिक प्रणाली में एक क्रिटिकल टिपिंग पॉइंट को दर्शाता है। क्रिटिकल टिपिंग मतलब टिपिंग पॉइंट के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, पहले इसे देख ले। अब ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्री बर्फ जितनी अधिक मात्रा में पिघलेगी, आप जानते हैं अंतरिक्ष में परावर्तित सूर्य की प्रकाश की मात्रा कम होती जाएगी। इससे ये होगा कि ज़मीन पर मतलब हमारे इन्वायरमेंट में पृथ्वी पर और अधिक गर्मी बढ़ेगी। इससे क्या होगा? इससे गर्मी बढ़ेगी तो इससे आर्कटिक क्षेत्र के बर्फ को नुकसान पहुंचेगा। इसके संदर्भ में बाकी सभी क्षेत्र को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, आप सभी जानते हैं हीट वेव भी गर्मी के कारण आएगी, मौसम में परिवर्तन भी होगा गर्मी के कारण, बहुत सारी चीज़ें होंगी गर्मी के कारण। तो ये हम लोग यहाँ पे इस संदर्भ में बात कर रहे हैं तो आर्कटिक के बर्फ को नुकसान पहुंचेगा। अब टिपिंग पॉइंट एक क्रिटिकल सीमा होती है जिसे पार करने पर पृथ्वी के प्रणालियों में कई व्यापक जो है बदलाव, खतरनाक बदलाव हो सकते हैं। इसे कहते हैं टिपिंग पॉइंट। तो यह भी प्रश्न आपसे आ सकता है, आजकल टर्म्स बहुत पूछे जा रहे हैं। तो ब्लू ओशन इवेंट क्या होता है, टिपिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, ये सब हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, ये भी देखिए एक टर्म से संबंधित है। तो इसके संबंध में ग्रीन वॉशिंग निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? गलत गतिविधियों को पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल के रूप में प्रस्तुत करना, समुद्र तटीय पर्यावरण की सुरक्षा करना, जंगलों की अनियंत्रित कटाई रोकना। ठीक है, अब बताइए ग्रीन वॉशिंग निम्नलिखित में से किसे संबंधित करता है, संदर्भित करता है? उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई नहीं? मतलब किसी एक को करता है, किसी दो कथन को करता है या सभी तीन कथनों को करता है? तो ध्यान रखना है इसमें केवल ऑप्शन ए सही है, केवल एक कथन को सही करता है, केवल पहले वाले को सही करता है। ठीक, चलिए अब हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। जो ASCI है, ASCI मतलब भारतीय विज्ञापन मानक परिषद और इसके साथ उपभोक्ता कार्य विभाग ग्रीन वॉशिंग पर अंकुश लगाने के लिए एक टास्क फोर्स गठित करने पर काम कर रहे हैं। अब ग्रीन वॉशिंग को क्या कहते हैं? ग्रीन वॉशिंग को ग्रीन शीन भी कहते हैं, ग्रीन शीन भी कहते हैं। यह एक प्रचार का तरीका है जिसमें कि कोई भी कंपनी अपने किसी उत्पाद या किसी गतिविधि को पर्यावरणीय रूप से अनुकूल
के रूप में प्रचारित करती है कि वो उनकी गतिविधि, उनका प्रचार पर्यावरण के बिल्कुल अनुरूप है, जबकि वास्तविकता इसके ठीक विपरीत होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। ग्रीन वॉशिंग को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा एक अनुचित व्यापार व्यवहार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने भी पर्यावरण के अनुकूल लेबल करने वाले उत्पादों की निगरानी के लिए एक हरित उत्पाद प्रमाणन योजना तैयार की हुई है। अभी हम लोगों ने BIS के बारे में बात करी, ठीक है। तो चलिए आज की हमारी ये श्रृंखला, महत्वपूर्ण श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। हम कल कुछ और नए प्रश्नों के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।